हाँ, क्यूब के अंदर जो है या किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर जो है चार्ज रखा हुआ क्यूब, तो फ्लक्स की वैल्यू कितना आंसर देंगे, समझ आ गया होगा। और बाकी में वेरिएशन करें आप, ये क्या नियम लिखा हुआ है इसके बारे में बताएंगे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2 रख दिया, साथ में 1/4 रख दिया, 1/6 रख दिया, 1/8 रख दिया। हाँ आप बताएंगे। ये फेज सेंटर पे, गुड, किसके फेज सेंटर पे, क्यूब के या फिर किसी भी, तो हाफ जो है सेमी स्फीयर के कारण, हाँ सेमी सिलेंडर के कारण, तो इसके लिए तो ऐसे होगा। ये किसके लिए होगा हमारा, तो डेट भी एज के सेंटर पे रहेगा तो ऐसा लिखेंगे फ्लक्स। और ये किसके लिए, हाँ क्यूब के सेंटर पे। और ये किसके लिए, एक फेज से एक फेज से पास करने वाली, एक फेज से पास करने वाली, ये किसके लिए हमारा, एक कॉर्नर पे रखा हुआ। और एक और क्या मिसिंग है इसमें, तो Q/24 एप्सिलॉन 0 वाला मिसिंग है, Q/24 एप्सिलॉन 0 मिसिंग है। दिया हुआ सिलेंडर के अंदर एक चार्ज Q रखा हुआ, याद होगा E.ds कर लिया था हमने। फ्लक्स मेजर करने के लिए एक E.ds होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं, तो वहाँ पे 0 डिग्री पे कितना आया था, बोले सिलेंडर के अंदर चार्ज Q है, सिलेंडर के तो सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ, सिलेंडर के कहाँ पे, सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ, क्लोज सिलेंडर है। कितने बॉक्स लगाने पड़ेंगे वाला, तो 2 ये सर्कुलर बॉक्स और एक कौन सा बॉक्स, एक कर्व्ड बॉक्स, तीनों मिला क्या बन रहा है, तो क्लोज सिलेंडर क्या बन रहा है। सवाल दिया हुआ तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स दिया हुआ, फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू, तो सर्कुलर सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस फाई दिया हुआ, तो फ्लक्स किससे निकालना हमारा, सर्कुलर सरफेस से निकालना, कर्व्ड सरफेस से फाई सर्कुलर से निकालना है। देखेंगे बहुत आसान है, सर्कुलर से निकालना है, सेंटर पे रखा होता है, दोनों सर्कुलर से क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। ये पॉइंट चार्ज देख लो इधर, टोटल फ्लक्स जो होगा तो आपको पता ही है, टोटल फ्लक्स अगर चार्ज क्यू अंदर बंदा है तो टोटल इंटायर 3 सरफेस है, कौन कौन सा, ये और ये और ये, Q/एप्सिलॉन 0 सबको मिला के कितना है, Q/एप्सिलॉन 0। ऑल लाइक एडिशन कितना देता है, Q/एप्सिलॉन 0, डेट विल तो कर्व्ड 1 प्लस सर्कुलर 2, कर्व्ड 1 प्लस सर्कुलर 2, सर्कुलर 2 हैं, 2 बार लिखूँ या 2 डबल कर दूँ, डबल सर्कुलर कर दिया। कर्व्ड का मेंशन किया, कितना दिया इसके बारे में, 5 प्लस 2 टाइम्स सर्कुलर इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, तो कर्व्ड वाला निकाल लोगे तुम। कितने लोगों ने देख रखा है क्वेश्चन पहले, तो दैट विल 2 टाइम्स, बाकी लोग जो है तो इंश्योर कर लेंगे कि आपसे वो निकल जाता क्वेश्चन, Q/एप्सिलॉन 0 इंटू सर्कुलर सरफेस से एक सिंगल से निकालना, तो ऐसा आंसर देखेंगे। फाइव सर्कुलर विल बी तो 1/2 Q/एप्सिलॉन 0 माइनस 5। किसी को दिक्कत है बता देंगे। तो हमने गॉसेस थ्योरम तो आइडेंटिफाई कर लिया था, कौन बताया गॉसेस थ्योरम क्या क्या बताया गया था, तो जो E.ds रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, Q इनसाइड बटे, अगर ये जो है तो कुछ चार्ज वेरिएबल रहेगा तो क्या कर लेंगे आप, तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। राइट साइड के बारे में बता रखा था, 3 पॉइंट क्या क्या बताएंगे राइट साइड में, अंदर वाले का तो चार्ज लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मूविंग स्टेशनरी कुछ भी हो सकता है,
और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था सबके कारण आ जाता है, अंदर बाहर सबके कारण आ जाता है। ये क्या कौन सा नियम है या एप्लीकेबल कहाँ पे, सिमेट्रिकल सरफेस या अनसिमेट्रिकल? दोनों में एप्लीकेबल है, किसी भी टाइप के सिस्टम में एप्लीकेबल है, बट प्रैक्टिकली कहाँ पे एप्लीकेबल हो पाता है? थियोरेटिकली बोलते हैं कि सभी केस में एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल सिस्टम, बट जो प्रैक्टिकली जब कैलकुलेट करते हैं तो सिमेट्रिकल में तो अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल केस में इंटीग्रेशन करना तो ये आसान नहीं होता, ये जो है तो कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बन जाता है, इसलिए जो वहाँ पे तो कंप्लीट नहीं हो पाता सिस्टम। थियोरेटिकली बोलेंगे हर एक केस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू, तो बाकी देख लें तो ये स्पेशल केस में जब ई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ई का कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे, या हाउ टू फाइंड ई, तो पहले क्या लेते हैं हम लोग, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस पॉइंट से पास करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया जा रहा है कि ई डॉट डी एस से ई की वैल्यू, ये गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग करना। ये गॉसेस ने बताया कि ये मैं स्मार्ट मेथड दूंगा जहाँ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, समझ आई बात? तो ये स्मार्ट मेथड देख रहे हो ना, दोनों साइड क्या लगा हुआ, इंटीग्रेशन लगा हुआ, समझ आई बात नहीं है? तो उससे पूछा गया कि कैसे कैसे इससे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसने बताया कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जिस पॉइंट पे क्या निकालना होगा, उस पॉइंट से पास करने वाली एक गॉसियन सरफेस लोगे, क्या लेंगे आप, एक सरफेस लोगे, उसका नाम क्या पुकारा उसने, गॉसियन नाम दिया, गॉसियन सरफेस। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस होता कैसा है, तो इमेजिनरी सरफेस होता है, कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज में इमेजिनरी सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज होता है, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस पॉइंट से पास करने वाली गॉसियन सरफेस लेते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उससे पास करने वाली गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस से इमेजिनरी सरफेस होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है, और उसके अलावा जो है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उससे पास करने वाली एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, और एक सरफेस लेते हैं उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और जो इंटीग्रल है ये, तो जो इंटीग्रेशन है तो ये कहाँ पे करते हैं, ये गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट करते हैं। राइट साइड में जो चार्ज होता है तो कौन सा चार्ज होता है, उसी गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है, ये वही गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है। और ये इंटीग्रेशन भी हम लोग कहाँ पे करते हैं, गॉसियन सरफेस पे। ये जो बॉर्डर इंटीग्रेशन होगा किस पे होगा, ये किसके सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहा है, गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहा है। क्लियर हो गया होगा? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन जीरो में, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा, और ये जो है तो गॉसियन सरफेस पे तो इंटीग्रल करेंगे, गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे। एंड अप्लाई करने के लिए तो जस्ट दो पार्ट्स में अप्लाई करते हैं, जो हाँ जी क्लोज सरफेस लेंगे। सपोज है को जस्ट आप एक आगे एग्जांपल दे रहे हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज नोट कर लिया आपने। अब जो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो राइट साइड में क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन जीरो फाइंड आउट कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ई डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि थीटा क्या है। तो थीटा अगर 0 है तो प्लस में ई डी एस, और अगर 180 है तो माइनस में ई डी एस, और 90 है तो कितना, तो ऐसा कर लोगे। तो हमें जो है तो इसके थ्रू जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या था हमारा ये, तो थीटा या तो कितना आएगा 90 आएगा, या थीटा 0 वाला केस आएगा, थीटा 90 या थीटा 0 वाला केस। तो थीटा अगर 0 है तो कौन सा यूज कर लोगे, ये जो इसको यूज करते हो तो हम लोग कहाँ पे यूज करते डिसीजन करते हैं, इसको यूज करते हो हम लोग जो है तो स्फेरिकल सिस्टम्स के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या लॉन्ग सिलेंडर्स, लॉन्ग रॉड, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डिराइवेशन करते हैं, या लॉन्ग सीट डेफिनेटली किसके कारण, लॉन्ग वाले के लिए यूज करते हैं। फाइनाइट वाले का लिए यहाँ से नहीं निकलता, क्योंकि फाइनाइट के केस में तो सिमेट्री नहीं मिल पाती है। फाइनाइट सिस्टम के कारण कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो उस केस में सिमेट्री नहीं मिलती है, तो फाइनाइट वाले के लिए तो अप्लीकेबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो लाइक इन्फिनाइट लॉन्ग रॉड, या फिर इन्फिनाइट सिलेंडर, या इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज कैसा हो, इन्फिनाइट हो,
तो ये इन्फिनाइट वाले ऐसे हो गए। या दूसरा क्या था, स्फेरिकल सिस्टम्स के लिए, किसके लिए, स्फेरिकल सिस्टम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस फार्मूले से, ई डी एस इक्वल टू, ये स्पेशल 0 डिग्री एंगल के लिए ऐसे बना दिया गया। अब जो है तो गॉसियन सरफेस की एक ये भी प्रॉपर्टी थी कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नोट कर लेंगे कि एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है। कौन सा सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। तो डाटा पे 0 डिग्री डाल दिया तो क्या लिख देंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेशन करना होता। ई का इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे आप, तो डी एस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन 0, ई डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये स्पेशल कौन सा, जब एक ही सरफेस है और एंगल कितना हमारा 0 डिग्री है, तो उसके लिए तो उसका एग्जांपल दे देता हूँ। ई डी एस इजिकल टू ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन 0 का एक केस बताया जब एंगल कितना हमारा, कौन बताएगा कहाँ पे ये केस एप्लीकेबल होगा, स्फेरिकल सिस्टम्स में। क्योंकि स्फेरिकल सिस्टम में एरिया वेक्टर कैसे दिखाया था आपको, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पे तो किधर होगा, अगर चार्ज जहाँ भी है अगर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्या होगा, आपने पढ़ा था ना कि कंडक्टर की क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के नॉर्मल होता है, कंडक्टर के नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइन से फील्ड निकलते हैं या घुसते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मैं बोलना चाहिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ई डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन 0 स्फेरिकल सिस्टम्स में, या फिर वो सिस्टम जहाँ पे एंगल कितना हो हमारा 0 डिग्री हो। एंगल क्या हो हमारा, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। 0 डिग्री कैसे एंगल आ रहा है, किसी को 90 तो नहीं दिख रहा, बता था क्लोज सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड कैसा हो जाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। और अगर चार्ज सिस्टम में पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखेंगे वो भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव रहेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, तो डेट तो ये ऐसा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तो जस्ट 4 केस में जस्ट वेरीफाई कर दो, तो ऑलरेडी ये फार्मूला आप जानते हैं। एक केस कौन सा ले लें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, तो ये हॉलो स्फीयर मान लो या सॉलिड स्फीयर मान लो, सॉलिड स्फीयर देगा ऊपर देगा, सॉलिड स्फीयर में हर एक बच्चे को बताया था कि अगर इस पे चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, चार्ज सिस्टम पे पूरे कितना चार्ज क्यू, एक्स डिस्टेंस पे तो क्या ले लें आप, एक्स रेडियस का क्या ले लें आप, एक्स रेडियस का क्या ले लें, तो एक गॉसियन सरफेस ले लिया हमें, यहाँ ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेंटर से कहाँ पे निकालना है आपको, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हमने इससे क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस। तो हर एक बच्चे को बताया कि इसके अंदर का चार्ज निकाल लोगे, क्यू इंटू एक्स क्यू बटे आर क्यू, याद है सब लोगों को, क्यू इंटू एक्स क्यू बटे आर क्यू कैसे निकालेंगे साहब, बोलेंगे कि अगर कैपिटल क्यू चार्ज था तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू था, और इसने वॉल्यूम में निकालना था, इसके वॉल्यूम से 4/3 पाई एक्स क्यू गुना कर लेंगे, तो अंदर का चार्ज पता हो गया क्यू टाइम्स एक्स क्यू बटे आर क्यू, याद होगा लोगों को, क्यू टाइम्स एक्स क्यू बाई आर क्यू। तो इनसाइड चार्ज निकाल लोगे। बोला जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन करता रहा हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिफिकेशन कर दिया जा रहा है। तो जैसे कितना हो गया हमारे पास, ये गॉसियन सरफेस ले लिया, इसके अंदर का चार्ज निकाल लिया आपने, ऑलरेडी हमने कर रखा है काम, क्यू एक्स क्यू बटे आर क्यू, ये देख रखा है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पे चार्ज कैपिटल क्यू है तो एक्स रेडियस के वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, पीछे देख लेंगे अगर किसी को दिक्कत हो तो, ये ऑलरेडी कर रखा हमने। दैट विल दिस इक्वल टू कितना ई, ये डी इंटीग्रल कहाँ पे करना था, गॉसियन सरफेस पे, तो ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अंदर वाले पॉइंट पे तो निकल के आ गया, ये 4 पाई कितना आ गया आंसर, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू एक्स बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, ये इसी को क्या लिख लेंगे, के क्यू एक्स बटे आर क्यू। जिनको दिक्कत है तो बता देगा।
के क्यू एक्स बटे आर क्यू के क्यू एक्स बटे आर क्यू। ये डेरिवेशन में किसी को दिक्कत था? बहुत आसान था। स्फेरिकल सिस्टम के लिए बाकी 3 केसेस और देख लेंगे। अंदर में किसी पॉइंट भी निकाल लिया। 3 केसेस में ओरली बताने जा रहा हूँ, किसी को पता तो बताएगा वो। 3 और केसेस, एक तो इसी स्फेरिकल सिस्टम में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर में किसी आउटसाइड पॉइंट पे, अंदर के हर एक पॉइंट पे हो गया ना। r/2 पे निकालना हो r/2 यहाँ रख लोगे, r पे निकालना हो r रख दोगे, सेंटर पे निकालना 0 रख दोगे। यहाँ पे निकल के आ गया। अंदर में कितना हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। ये छोटी बात कर लिया आपने। सरफेस से तो देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। यहाँ से देखेंगे तो घटेगा और इधर से देखेंगे तो बढ़ेगा। क्लाउड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लोगे या हॉलो स्फीयर लोगे? क्लाउड को यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेते हैं। क्लाउड के अंदर तक चार्ज भरा होता। समझ आई बात नहीं आई? तो क्लाउड के अंदर तक चार्ज भरा होता है। हाँ, नॉन कंडक्टिंग वही तो यूनिफॉर्मली चार्ज उसी को तो बोल रहे हैं। तो क्लाउड के लिए पूछा जाता है कि अंदर जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है या घटता है? क्लाउड के अंदर सरफेस से अंदर जाएंगे तो घटेगा ना, सेंटर से बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा। ये सब स्टेटमेंट में लिख रहा था, तो जहाँ पर रहेंगे आइडेंटिफाई कर लोगे। यही को ग्रेविटेशन में क्या यूज करेंगे? कौन मतलब बच्चा बताया ग्रेविटेशन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? ग्रेविटेशन में ये अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, GmX बटे आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GmX बटे आर क्यू। ग्रेविटेशन में ये एक्सप्रेशन में ये किसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा? अर्थ का ग्रेविटी हो जाएगी। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी हो जाएगी। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ स्पेशल है, तो उसको क्या नाम से पुकारते हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू इतनी है किसी अर्थ के अंदर किसी सेंटर से x डिस्टेंस पे। बहुत फेमस फार्मूला था, ऑलमोस्ट हर एक साल उस पर ग्रेविटेशन में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। यहाँ पे पूछ लीजिए, वहाँ पूछ लें, कहीं ना कहीं तो पूछेंगे। समझ आई बात नहीं है? तो देखेंगे ऊपर। तो अब मैं करने जा रहा हूँ कि इसी तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और इसके आउटसाइड पॉइंट पे देख लेगा एक बार लोग। आउटसाइड पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इनसाइड पॉइंट पे हो गया कुछ जैसा ऐसा पर। लेकिन ये हर एक लोगों को आउट इनसाइड पॉइंट पे याद हो जाना चाहिए। यहीं पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिफिकेशन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दिया हमने? वेरिफिकेशन कर दिया। हमें या तो फार्मूले से मतलब होगा या जो है तो आगे इसका एप्लीकेशन से मतलब होगा। इसको रो का टर्म्स में बता दिया था। कितना था आंसर? छोटा सा फार्मूला था, देख के बताएं पीछे लोग, आपको याद होना चाहिए। ρ/3ε0 इंटू एक्स बता रखा लोगों को, ρx/3ε0 हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। ρx/3ε0 ρx/3ε0। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी? आउटसाइड के लिए तो देख लेते हैं, यूसीएस में आउटसाइड पॉइंट ऊपर देख लेगा। जस्ट वैसे वैसे कर लिखूंगा नहीं मैं, बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ निकालना है तो क्या करेंगे? पहला स्टेप गॉसियन इसके साथ पास से ले लिया, उजला वाला गॉसियन हमारा, इस पर क्यू एंड रेडियस आ रहा है इसका। एक्स डिस्टेंस पे निकालना बाहर में, एक्स क्या आउटसाइड पॉइंट। अब तो अब ये गॉसियन के अंदर चार्ज कैपिटल क्यू आ जाएगा। गॉसियन के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो E इंटू ds गॉसियन पे कितना हो जाएगा? ds गॉसियन सरफेस पे कितना कर दोगे? तो E इंटू वेरीफाई हो गया। ये जो सामने जो एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन का एक्सप्रेशन दिखाया गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, और कहाँ वैलिड है? और कहाँ वैलिड है ये एक्सप्रेशन? और कहाँ वैलिड है ये? हॉलो स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट के लिए भी तो यही एक्सप्रेशन होगा। हॉलो स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट के लिए भी यही एक्सप्रेशन होगा। और कहाँ पे वैलिड है? हॉलो स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट के लिए भी यही एक्सप्रेशन वैलिड होगा। और कहाँ पे वैलिड है ये? गुड पॉइंट चार्ज के लिए भी ऐसे एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन होगा।
पॉइंट चार्ज के लिए वेरीफाई कर दिया गया। कोई पॉइंट चार्ज लेंगे, उससे एक्स डिस्टेंस से पास करने वाली गॉसियन लेंगे, वहाँ पे अंदर का चार्ज इतना ही आ जाएगा। और ऐसे एग्जैक्टली गॉसियन पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एग्जैक्टली इतना ही वैल्यू भी आएगा और प्रोसेस भी यही ऐसे ही होगा। तो किसी को लगता है कि मुझे तो हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप उसको तो उसी में मेंशन कर सकते हैं कि सेम डेरिवेशन किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए या हॉलो चार्ज के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम डेरिवेशन होगा, उसी पे मेंशन कर सकते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? किसी भी केस में हमें लिए डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, बाकी इसलिए दिखा दिया ताकि कहीं पे अगर इंटीग्रेशन वाली ज़रूरत पड़ गई तो आप उसको यूटिलाइज कर लें, इसलिए आपको शो आउट कर दिया गया। और हॉलो स्फीयर के अंदर तो अंदर में जीरो होता है, वो कैसे वेरीफाई कर लेंगे? हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर, तो चार्ज कहाँ पे था कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे येलो वाला क्या है, गॉसियन सरफेस है, येलो वाला हमारा क्या है, तो गॉसियन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काफ़ी जगह पे तो इससे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। ई डी एस इजिकल टू कितना लिखोगे, क्यू इन साइड बटे, तो चूंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ही कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा अंदर में, तो बोथ वे में यूज करेंगे हम लोग। चूंकि अंदर में चार्ज जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आपको बोला था कि डायलॉग चलेगा बार बार। और आगे हमने एक स्टेटमेंट दूंगा कि जहाँ पे कंसेंट्रिक सेल्स का सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंसेंट्रिक सेल का सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा कंसेंट्रिक सेल पे। कंसेंट्रिक सेल पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वहाँ पे तो बोलूँगा ये डायलॉग कि जो कंसेंट्रिक सेल्स में इनर मोस्ट सरफेस होगा, इनर मोस्ट सरफेस पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होता, तो वहाँ पे इसी एक्सप्लेनेशन को तय दूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता। आगे चल के एक स्टेटमेंट आएगा कि ऐसे ये क्या है, तो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, कंसेंट्रिक सेल्स में तो पूछा जाता है कि हर एक सरफेस पे चार्ज का डिवीजन करो, इस पे 1 2 3 4 पे, उन पे चार्जेस कुछ देंगे कि इस पे इतना चार्ज दिया, इस पे इतना चार्ज दिया, तो 1 नंबर पे कितना चार्ज आएगा वो पता करना होता है। तो 1 नंबर पे क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट है वो, तो इनर मोस्ट विल भी चार्ज फ्री, क्या होगा, चार्ज फ्री होगा, क्योंकि बोलते हैं अंदर में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी जीरो है, इसके अंदर में आना, ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये सेल है, तो इसके कारण यहाँ पे जीरो और इसके कारण यहाँ पे कितना जीरो, तो हर एक दोनों मिलाकर के भी रिजल्टेंट भी जीरो। समझ आई बात नहीं आई? तो डेफिनेटली गारंटी है कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा जीरो है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा, इतना गारंटी हो गया कि स्फेरिकल सेल में अंदर में फील्ड जीरो होता है और आउटसाइड में फील्ड होता। तो अगर मैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो लोगों के लिए पूछा जाए कि 3 पॉइंट बोल दे कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो कहाँ कहाँ पे फील्ड होगा, तो यहाँ पे फील्ड जीरो होगा और यहाँ पे फील्ड होगा, यहाँ पे इस जोन में फील्ड होगा, इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा, ये फील्ड बनाएगा, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, और ये इसके यहाँ पे तो इन दोनों कारण होगा, इसके कारण भी और इसके कारण भी, दोनों लोग वहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे। तो कहाँ कहाँ पे फील्ड होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे फील्ड नहीं होगा और यहाँ पे फील्ड होगा, इस रीजन में, इस फील्ड रीजन में नॉन जीरो फील्ड होगा, बोलते हैं इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एसोसिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एनर्जी होगी, यहाँ पे एनर्जी होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे एनर्जीज मिलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे फील्ड रहेगा तो उसके साथ फोर्स भी होगा, एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पे जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे एनर्जी तो नहीं होती। तो ऐसा में जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, तो बोलेंगे इनर मोस्ट पे चार्ज भी कितना होगा, जीरो, इनर मोस्ट पे भी चार्ज कितना होगा, कैसे प्रूव करोगे, इनर मोस्ट पे चार्ज जीरो है, तो रिवर्स एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे, बोलूँगा कि अंदर में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में मान लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें खाली है तो हमें पता होगा, गारंटी है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया,
तो हम क्या करते हैं, तो अंदर में चार्ज निकालना होता है, तो बोलते हैं कि ये जो 1 नंबर और 2 नंबर, दो सरफेस माने, एक अंदर का एक बाहर का। तो एक सरफेस लेते हैं जो कि इनर को तो एसोसिएट करते हुए पास कर यहाँ पे, हाँ कंसेंट्रिकली अंदर में जो है कि 1 नंबर से पास करने वाली एक सरफेस लेते हैं, इनर सरफेस को एसोसिएट करने वाली। कौन सरफेस? जो अंदर वाला आ रहा है, होल्ड अंदर वाला है इंक्लूडेड है, और बाहर वाला क्या है? तो आप बोलेंगे उजला वाला के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा? उजला वाला हमारा गॉसियन सरफेस है, उजला वाला क्या हमारा यहाँ पे, तो उजला वाला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो हम बोलेंगे गॉसियन फील्ड लगाएंगे ई डी एस इजिकल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0। तो ई 0 रख देंगे तो क्या प्रूफ वेरीफाई हो जाएगा? इनक्लोज चार्ज 0। तो ये बोलते हैं कि इनर मोस्ट सरफेस विल बी चार्ज फ्री, इनर मोस्ट सरफेस विल बी। काफ़ी जगहों पे इस एक्सप्लेनेशन का यूज होगा, 10 जगहों पे एटलीस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर केयरफुली अगर आप नोटिस करेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन से तो आंसर्स आएंगे। इनर मोस्ट सरफेस विल बी चार्ज फ्री। काफ़ी जगहों पे हमें गॉसेस थ्योरम का ये एक्सप्लेनेशन काम आता है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या हमारा? 0, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज भी क्या मानेंगे? 0। ये डायलॉग चलता है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है हमारा? 0। वो इनर मोस्ट नहीं है ना। इनर मोस्ट जैसे तुम पहना है इनर, इनर में क्या क्या पहना? अच्छा उसके अंदर कुछ नहीं पहना, पतला वाला एक आधा होता है ना, मतलब जो गर्मी में ऐसे पहने रहते लोग, वो नहीं पहना? वो पहना है ना। तो इनर मोस्ट वो हुआ या दूसरा वाला इनर मोस्ट हुआ? वही हुआ ना जिसका वो प्रचार करता है वरुण धवन। वरुण धवन प्रचार करता है ना, वो क्या करता है वो? और ऋतिक रोशन भी उसका प्रचार करता है। तो वो वाला इनर हुआ, उसके बाद तुमने कुछ पहना होगा। हाँ तो इनर मोस्ट बोलेगा तो क्या बोलोगे? सबसे अंदर वाला ना, समझ नहीं है ये बात? जो तुम्हारे बॉडी के नेक्स्ट कांटेक्ट में, वो इनर मोस्ट हुआ। तो ये इनर मोस्ट ही 1 नंबर हुआ, और ये वाला क्या हुआ? आउटर मोस्ट हुआ। और ये जो है तो क्या बोलते हैं, 2 नंबर है और ये 3 नंबर, इसको बोलते हैं फेसिंग है। ये क्या है? फेसिंग सरफेस है। तो ये वेरिफिकेशन में काम आएगा, याद रह जाएगा। क्या लेके थंबनेल क्या लेके चलते? थंब रूल, थंब रूल लेके चलते हैं कि इनर मोस्ट सरफेस इज चार्ज फ्री। अप्रूव कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज भी कितना करते हैं गॉसेस थ्योरम से? 0। तो ऐसे मान के चलिए थंब रूल लेके चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? याद रह जाएगा। सुबह उठ के हर एक दिन बोले नहीं, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। और अगर डायलॉग को बढ़ाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये डायलॉग आप सुबह सुबह उठकर बोला करें, शाम में भी बोला करें, दिन में भी बोला करें। तो जस्ट हमने क्या कर लिया, तो वेरिफिकेशन सारे पॉइंट चार्ज के लिए, हॉलोस्फेयर इन सभी का कर दिया गया। बाकी ये जस्ट इनके लिए आ जाएं आप। सिलेंडर व वायर के लिए एक बार देख लें, फिर जल्दी से देख लें, और उसके लिए ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वेरिफिकेशन कोई मैटर करता ही नहीं है। हमारे लिए वेरिफिकेशन मैटर करता ही नहीं है। ये अगर वेरिफिकेशन लिखना होता तो 12वीं के एग्जाम में आता है, यहाँ पे नहीं आता। जैसे वैसे एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग रॉड है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, क्या हमारा है? लॉन्ग रॉड, लैम्डा चार्ज डेंसिटी से कितने डिस्टेंस पे? एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देख लेंगे ऊपर क्या लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पॉइंट पे निकालना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो हाँ ये गॉसियन सरफेस के बारे में लिख लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसे कैसे जूम करते हैं, तो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं हम लोग। क्या तो चार्ज के साथ साथ गॉसियन सरफेस, तो चार्ज हमारा क्या है, तो पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, इनके लिए गॉसियन क्या लेते हैं हम लोग, तो स्फेरिकल गॉसियन लेते हैं। पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज के लिए तो गॉसियन क्या होता है हमारा? स्फेरिकल होता है। किसी भी टाइप का स्फेयर हो उसके लिए गॉसियन कैसे लेंगे आप? स्फेरिकल। और लाइन चार्ज, सिलेंड्रिकल चार्ज या सीट ऑफ चार्ज, तो गॉसियन क्या होता है? तो सिलेंडर होता है।
लाइन चार्ज, सीट ऑफ चार्ज या फिर सिलेंडर चार्ज। इनके लिए क्वेश्चन क्या होता हमारा, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन होता है। या सीट में हम लोग क्या लेते हैं, तो सीट ऑफ चार्ज के लिए तो पिल बॉक्स भी लेते हैं, बट हम लोग सिलेंडर लेके चलेंगे, समटाइम्स पिल बॉक्स लेकर भी काम करते हैं। पिल बॉक्स मतलब मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स, उसके जैसा तो गॉसियन सरफेस भी लेते हैं उसके लिए, बट हम लोग जो है इस दोनों अप्लीकेबल है, बट हम लोग सिलेंडर का ही लेकर काम करेंगे। तो लाइन चार्ज के लिए क्या लेने बोला गया आपको, जस्ट वेरिफिकेशन कौन बोलेगा, देखेंगे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लॉन्ग रॉड एक्स डिस्टेंस पे निकालना, क्या निकालना। तो पहले क्या करेंगे, जस्ट देख लें स्टेप वाइज। पहले लेते क्या, इससे पास करने वाली सिलेंड्रिकल गॉसियन ले लिया, क्या ले लिया गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन ले लिएगा। दूसरा क्या ले लेंगे आप, पहला स्टेटमेंट होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इसके पास से पास करने वाले क्या ले लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन ले लिया, उसकी लंबाई एल मान लिया। तो अंदर का चार्ज निकाल लोगे, 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज है, तो कितनी लंबाई है इसकी, एल, तो कितना चार्ज हो जाएगा, अंदर में चार्ज लैम्डा इंटू एल आ गया, अंदर का चार्ज कितना हो गया। तो बस ये हो गया। अब आपके बाकी अब इसके सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें कितने सरफेस हमारे, तो 3 सरफेस हैं। ईडीएस 3 बार लिखेंगे, ईडीएस ईडीएस ईडीएस, एक बार कर्व्ड है और 2 बार क्या हमारा सर्कुलर है, एक बार कर्व्ड है और 2 बार क्या हमारा, हाँ जी, कर्व वाले के लिए 0 और 2 बार सर्कुलर के लिए। तो दैट विल क्यू इनसाइड लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, तो ये डंडा है, ये डंडा है, तो डंडा से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा होगा ऐसे। तो सर्कुलर के लिए क्या यूज कर लेंगे आप, सर्कुलर का एरिया वेक्टर किधर होगा हमारा, जे कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारा, आई कैप में, दोनों के बीच का एंगल 90। तो सर्कुलर के कारण इसके कारण भी फ्लक्स 0 और इसके कारण भी फ्लक्स, तो दो बार कितना लिख देंगे, सर्कुलर वाले के लिए 0, सर्कुलर वाले दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, गुड, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया, कर्व्ड का सरफेस एरिया, कर्व्ड का बच्चा आता है सिलेंडर में, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया, तो डेट विल 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया सिलेंडर में 2 पाई आर एल, एल एल हटा दोगे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ई एंड आर में कैसा ग्राफ आ जाएगा हमारा, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर। वेरिएबल या कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग रॉड के लिए वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल आ गया। जब भी हमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना होगा तो इसी एग्जांपल को लेंगे। लॉन्ग रॉड पे चार्ज है, लॉन्ग सिलेंडर पे चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, आउटसाइड पॉइंट पे तो वेरिएबल आता है 1 बटे आर से वेरी करता है, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा ई एंड आर का। वेरिएबल का एग्जांपल देना होगा तो इसी को ही देंगे हम लोग। तो बाकी एक्सप्रेशंस आपको याद होंगे। लॉन्ग रॉड में तो बाहर में इतना हो गया, या हॉलो सिलेंडर में भी या सॉलिड सिलेंडर में एक्सिस से आर डिस्टेंस भी इतना ही होगा, और हॉलो में अंदर में 0 होता है और एक्सिस पे भी 0 होता है, और सॉलिड में अंदर में किसी पॉइंट पे तो 2k लैम्डा एक्स बटे आर स्क्वायर, 2k लैम्डा एक्स बटे आर स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए, वेरिफिकेशन कर दिया। एक सीट का कारण ले लें, हाँ बेटा ये एक्स, अगर ये थिन रॉड है तो रॉड से डिस्टेंस आर है, और अगर ये सिलेंडर है, थिक रॉड है, सिलेंडर इज नथिंग बट थिक रॉड, तो सिलेंडर के कहाँ से डिस्टेंस है, ये सिलेंडर के एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं आप, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएशन ग्राफ देखना होगा तो इन सभी में
इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आउटसाइड पॉइंट पे अंदर में कुछ अलग वेरिएशन होता है, आउटसाइड के लिए ऐसा होगा, अंदर में हॉलो तो जीरो हो जाएगा, बाहर और सॉलिड है तो लीनियरली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्स इक्वल टू आर के बाद की बात है। ये वेरिफिकेशन कर लिया। एक सीट के लिए ले लें आप, सीट होता है हमारे पास, क्या ले लें आप, सीट ऑफ चार्ज। हाँ जी, सिंगल सीट और डबल सीट और सीट ऑफ चार्ज। सीट ऑफ चार्ज में क्या था, तो थिन सीट, सिंगल सीट, प्लेन सीट। थिन होगा, पतला होगा, एक ही हो गए थिन सीट। थिन सीट बोलें, सिंगल सीट बोलें या प्लेन सीट बोलें, थिन सीट, सिंगल सीट, प्लेन सीट। थिन सीट, सिंगल सीट, प्लेन सीट। चार्ज का सीट है। ये क्या हो गया था, ऐसा हो गया, ये सीट ऑफ चार्ज ले लिया आपने। ये चार्ज डेंसिटी कितना है, ये सीट है, ऐसा एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सीट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सीट के कारण सिमेट्री मिलती है, उसी के लिए पढ़ रहा है। सीट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, एरिया पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे कहाँ पे तो एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इससे एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इससे पास करने वाली क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक सिलेंडर ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उससे पास करने वाली एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। तेज जैसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो मान लिया सर्कुलर फेस का एरिया कितना है, ये है। ये सर्कुलर जो सिस्टम है तो कहाँ से ऐसे इस सीट से पास कर रहा है। जैसे पंचिंग मशीन में पंच करते हो ना ऐसे, तो क्या होता है, इतना जो जितना पंचिंग मशीन का साइज होता है उतना उससे कट के निकल जाता है। तो वैसे ये ऐसे पास कर रहा है इससे, तो इतना ही एरिया ये जो है इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एरिया कट जाएगा, मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितना एरिया लाइक इनक्लोज हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस सिलेंडर में कितना है, क्रॉस सेक्शन यानी इनक्लोज हो जाएगा ए। तो कितना चार्ज इनक्लोज हो गया, 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा। तो ए मीटर स्क्वायर पे सिग्मा इंटू ए मीटर स्क्वायर पे कितना, सिग्मा इंटू ए। तो अंदर का चार्ज इनक्लोज चार्ज आप ले लेंगे, देखते रहेंगे, बस एक समझना, ज़्यादा लिखना कम है। लेफ्ट साइड में ई डॉट डी एस लिखते हैं, राइट साइड में चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा इंटू ए इनक्लोज चार्ज है, एप्सिलॉन 0 लिख दिया राइट साइड में। हाँ या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सीट है ये, ऐसा कोई, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे एक सीट है, इस सीट से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है बाहर, तो ऐसे ये सीट से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर जा रही है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर जा रही है रेडियली, और एरिया वेक्टर भी इसका किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसके बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, और वहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे तो 0 डिग्री पे ई इंटू ए हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, और वहाँ भी ई इंटू ए होगा, प्लस में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर है और वहाँ पे उधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर है। बताया था बंद फोटो में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेते हैं, बाहर की तरफ। तो इसका ये बंद फोटो है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके कारण उधर ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो इधर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो इसके लिए तो ई इंटू ए हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, सरफेस एरिया इंटीग्रेट करें तो ई डॉट डी एस का, तो ई इंटू ए आ जाएगा यहाँ पे, और वहाँ भी कितना आ जाएगा, कर्व्ड वाले का एरिया नॉर्मल उधर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर की तरफ एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में, तो एंगल कितना 90 डिग्री है, तो उनका 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो, तीन टर्म आएंगे, ई डॉट डी एस के 3 टर्म आएंगे, जो सर्कुलर वाला दोनों बच जाएंगे, ई डॉट ए, और तीसरा वाला 0 हो जाएगा। ये सब जैसे काट देंगे, ई की वैल्यू जो बच्चा बोल रहा था पहले, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, या सिग्मा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया ले लें, सिग्मा का वैल्यू क्या ले लें आप, तो क्यू बटे 2 एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। ये बच्चा इसमें दे जानता है कि गुड क्या है इसके अंदर, तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ग्राफ कैसा आएगा,
तो डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ जो है तो कांस्टेंट हो जाएगा। इंश्योर करेंगे कि ये टिपिकल बता दिए, गुड नाम दे दिए इसके अंदर, तो मतलब ये सवाल पूछा रहता है हर एक जगह पे, और इसका एप्लीकेशन भी होते हैं। एक सिंगल सीट के कारण निकाल लिया और बता दिया कि आपको एस का मतलब क्या सिखाया गया था, एस का मतलब क्या सिखाया गया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताया गया था सुपरपोजिशन में, तो मल्टीपल सीट्स रहेंगे तो हर एक के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और उनको कौन सा एडिशन कर दोगे, वेक्टर एडिशन। ये सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 सिग्मा है क्या, उस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी माइनस में रखा हुआ माइनस सिग्मा है तो भी आंसर कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। और माइनस साइन क्या दिखाएगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स दिखा देगा। और चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा बाई 2 है, सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिग्मा की जगह पे किससे रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा बाई 2, या चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, समझ आए, मतलब वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या वहाँ पे सिंगल सीट के कारण इतना होता है, और जितने भी सीट्स रहेंगे सभी कारण किसी पॉइंट पे निकालना हो तो क्या कर देंगे, तो वेक्टर एडिशन करके जोड़ देंगे। और बाकी जो है तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, हर एक किताब में तो सवाल देखो ये सीट है, हर एक किताब में ये सवाल दिया कि एक सीट है, ये सीट है, ये सीट है, 3 सीट दिखाए हुए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ तो ये लिया ना बेटा, ये बताया कि इसका कितना एरिया कटा, ए, इसके अंदर सीट का कितना एरिया आ गया, ए एरिया आ गया, तो 1 मीटर सीट पे, 1 मीटर स्क्वायर सीट पे कितना चार्ज है सिग्मा, तो ए मीटर स्क्वायर सीट पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज इन साइड सिग्मा इंटू ए लिखा, तो ये और ये दोनों तरफ से काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये ग्राफ पूछे जाते हैं या डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसका तो कैलकुलेशन करने के लिए आप देख लोगे यहाँ पे, ये सीट पे जो चार्जेस चार्ज डेंसिटी कुछ भी एजम्पशन ले लें, सिग्मा है, माइनस सिग्मा है और 2 सिग्मा, ऊपर देखेंगे लोग, एक बार समझ लें क्या है, सिग्मा 2 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक। ये इस पॉइंट पे क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पे ऊपर देखते रहेगा, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, ऐसे वेरियस तो प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप निकालते रहेंगे। 3 लोग हैं, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबके कारण इंडिविजुअली निकालेंगे और उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे, सबके कारण इंडिविजुअली पहले मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लें। इसमें चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा है और पॉजिटिव है, तो इसके कारण यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ होगा, लाइन ज्वाइनिंग से दूर होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे लाइन से दूर होगा, नीचे की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, इसके कारण सिग्मा बटे है, और सबसे नीचे वाला भी क्या निगेटिव है, माइनस निगे, तो इधर नीचे ही होगा, और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, तो इसके कारण भी माइनस जेकअप में और इसके कारण भी, और ये प्लस 2 सिग्मा, तो इसके कारण यहाँ पे निकालना, तो जो भी चार्ज डेंसिटी है नीचे 2 ऑप्शन 0 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, तो ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे निकाल रहा है, तो फिलहाल जो है कि हमने डिस्टेंस का कोई यूज नहीं कर देगा। इधर वंस मोर यहाँ से बोल रहे हैं, इसके कारण नीचे की तरफ सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 डाउनवर्ड, और इस वाले कारण तो ऊपर की तरफ, और 2 सिग्मा बाई 2 ऑप्शन 0, और ये माइनस वाले कारण नीचे की तरफ कितना, वेक्टर एडिशन करेंगे इन दोनों का, दोनों एक डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया इन दोनों को जोड़ करके 2 सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, और ये ऊपर में कितना है 2 सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर हो गया नीचे का और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो जैसे जल्दी से आप लोग वेरीफाई कर ले बी पॉइंट पे कितना आ रहा है, अब जो बता दें एक बारी। बी पॉइंट कुछ ले लिया, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना दे इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। बी पॉइंट पे आपको बताने हैं। कितने लोग जीरो से सहमत हैं? टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या होगा, तो अपनी तरफ होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और इसके कारण भी डाउनवर्ड होगा, और उसके कारण भी क्या होगा हमारा डाउनवर्ड होगा। तो सभी लोग डाउनवर्ड आ गया, मैग्नीट्यूड सबका देख लेंगे। माइनस हमें यूज नहीं करना क्योंकि हम कौन सा कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन वाला कन्वेंशन यूज करें। एक वो भी होता है कुछ जो माइनस में लिखे रहेंगे तो उससे घबराएंगे नहीं, आंसर उतना ही आना अल्टीमेटली। तो हमने जो कन्वेंशन पढ़ा उसमें मैग्नीट्यूड को अलग पढ़ते हैं और डायरेक्शन को अलग पढ़ते हैं। तो सबके लिए कितना हो गया, तो इसके लिए अपना सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 डाउनवर्ड, डायरेक्शन सबके लिए माइनस जे कैप में आ रहा है, और प्लस 2 सिग्मा बटे सबको जोड़ देंगे, ऊपर में सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा 4 सिग्मा आ जाएगा, 4 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा बटे, तो ऐसा आ जाएगा डायरेक्शन वैल्यू माइनस जे कैप, 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन वैल्यू माइनस जे कैप। तो सीट ऑफ चार्जेस दे रहे थे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दूसरा क्या होता है, कंडक्टिंग सीट होता है। कंडक्टिंग सीट या बोलेंगे, या मोटा सीट बोलेंगे, या फिर क्या बोले आप, थिक सीट बोले। तो दो सिंगल सीट का दो कॉम्बिनेशन ले लो, तो उसे क्या बोलते हैं आप, तो कंडक्टिंग सीट। सिंगल सीट के कितने कॉम्बिनेशन ले लें, एक ले लिया ये और एक और ले लें, तो जो बनेगा तो क्या कहलाएगा हमारा, ऐसा हो गया। दो लोग हैं, ये दिख रहा होगा ना, अगर आप इमेजिन करोगे थोड़ी देर के लिए, वाइट में दिखा देते काजू कतली ऐसे ही होता है, काजू कतली ऐसा ही दिखेगा, दिख रहा है कुछ ऐसा, पीला नहीं होता वो। चलिए आजकल तो बहुत सारी कतली आती है, पीला वाला ही देख लें आप, पीला वाला कलर मिलाना उसमें तो क्या दिखेगा। तो यही वही वाले इमेजिनेशन कर रहे हैं, काजू कतली हो गई तो क्या हो गया, डबल सीट हो गया। क्योंकि काजू कतली में एक साइड देखोगे ना, उसमें तो कुछ वो लगा रहता, पॉलिश किया रहता, हाँ सिल्वर लगाया रहता है, या जो भी सिल्वर लगाया हुआ तो वो एक तरफ चमकता, दूसरी तरफ क्या करता, उतना ही अंधेरा रहता, दूसरी तरफ उधर भी उजाला रहता है। नहीं उसके रिस्पेक्ट में तो उधर अंधेरा हो गया ना, एक तरफ के रिस्पेक्ट दूसरा क्या होगा, तो दोनों अलग अलग फेस मानेंगे उसमें। समझ आई बात नहीं है, उस पर भी चार्ज है उस पर भी चार्ज, समझ आई बात नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, डबल सीट है। क्या बोलेंगे, मिल्क केक कैसा सीट हो गया, डबल सीट हो गया। मिल्क केक में भी देखोगे तो एक तरफ जो है, हाँ एक तरफ जो है कि ज़्यादा लोडेड रहता है, एक तरफ कम लोडेड रहता है, तो क्या है, डबल सीट है। और दूसरा तुमने सुना होगा वो लिज्जत पापड़ होता है, एक लिज्जत पापड़ नहीं देखा, पापड़ लिज्जत पापड़ में एक ही काला स्पॉट होता है ना, वो दोनों तरफ से वही होता है, तुम खींचना चाहोगे तो वही निकलेगा ना। कुछ समझ में आ रही बात, तो मैं बोल रहा हूँ वो वाला थिन बोलते हैं, लिज्जत पापड़ को क्या बोलेंगे, जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, तब तुम सोचो एक इधर से खाएं दूसरा भी खाए तो दो नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो इतना थिन है, कोई एक ही सीट है, वो एक ही चीज़ दोनों तरफ से दिख रही है, एक ही चार्ज दोनों तरफ से दिख रही है, तो उसको थिन सीट बोलते हैं। जबकि इसमें क्या दो, इधर सीट अलग है इधर सीट अलग है, तो डबल सीट है। तो फिर से फील्ड पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, तो इसके कारण एक सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा, दोनों बनाएगा, दोनों तरफ चार्ज होंगे। इस तरह से अपने आप को चार्ज डिवाइड करेगा ताकि क्या अंदर में फील्ड जीरो हो, तो बोलेंगे क्या होगा, तो दोनों सीटें
दोनों के इंडिविजुअली सिंगल सीट मानते हैं और एक के कारण σ/2 एप्सिलॉन 0, 2 लोग हैं तो क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, σ/एप्सिलॉन 0 डबल सीट के कारण जब बात होगी तो। हाँ, दोनों तरफ सेम चार्ज रहता है या फील्ड जीरो होता बीच में, कंडक्टिंग सीट के अंदर फील्ड जीरो होगा। इस तरह से चार्ज अपने आप को बांटेगा ताकि फील्ड क्या कर ले, वो जीरो कर ले, Q/A/0। डिस्टेंस ये भी इंडिपेंडेंट होता है, ये कंडक्टिंग सीट की बात कर दिएगा, कंडक्टिंग सीट। तो मल्टीपल दिया रहेंगे वैल्यूज, तो उसके लिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। 2-3 क्वेश्चंस उठा लें इस पे। एक चार्ज डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा क्या चार्ज डिवीजन होता है, चार्ज डिवीजन कर लें। चार्ज डिवीजन पता चलेगा हर एक सरफेस का, तो फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, जो अभी दिखाया था सिंगल सीट के कारण सब पॉइंट पे क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर सुपरपोजिशन कर लिया था। तो सीट ऑफ कंडक्टर्स दिए रहते हैं और उस पर क्या होता है, चार्ज का डिवीजन करना होता है। तो वो नियम देख लें, उनका बहुत ही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम होता है, ध्यान से देखेंगे। चार्ज का अगर इस पर चार्ज प्रोवाइड करोगे तभी तो डिवीजन होगा, तो चार्ज इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। डिवीजन का नियम जो तो स्टेटमेंट सुन लेंगे, 3 स्टेटमेंट होता है। पहला जो याद होगा लोगों को, चार्ज के बारे में क्या प्रॉपर्टी लिखा है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, किसी से किस तरह कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस पर जो चार्ज देंगे तो क्या होगा, इस पर कंजर्व रहेगा। इधर का और इधर का चार्ज मिला के पूरा क्या होगा, जो गिवन चार्ज के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज नहीं दोगे तभी क्या होगा, दोनों मिला करके जीरो होगा। लेकिन अगर कुछ चार्ज देंगे तो क्या होगा, तो 1 + 2 मिला के उतना कंजर्व होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। अगर वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब क्या, आइसोलेटेड मतलब विसिनिटी में कोई चार्ज और नहीं है, किस तरह कोई कनेक्शन नहीं है। आगे हम देखेंगे 2 कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट भी कर देगा, तो उस केस में कंजर्वेशन नहीं होंगे। बट अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज क्या होगा, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कंजर्व होगा। साथ साथ क्या होगा, दूसरा कंडीशन, चार्ज को अपने आप को इस तरह से तो डिवाइड करेगा ताकि फील्ड अंदर में क्या होगा, जीरो होगा। इंश्योर करेगा डिवीजन में क्या फील्ड में अंदर में क्या होना चाहिए, जीरो हो। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज इस तरह से डिवीजन होता है ताकि क्या इंश्योर करे, फील्ड जीरो रहे अंदर में। तो डैट इज वन कंडीशन। दूसरा क्या बोलते हैं, तो अगर मल्टीपल सरफेस रहेंगे, यहाँ पे एक सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, तो उस कंडीशन में एक क्या होता है, हमारा डिवीजन का नियम होता है कि फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड जरूरी है, जरूरी है या नहीं है, क्यों जरूरी है, अरे फेसिंग के सरफेस इक्वल अपोजिट रहेगा तभी तो अट्रैक्शन में बंधा रहेगा। समझ ये बात नहीं आई, अदरवाइज रिपेल कर रहेगा, कहाँ बंधा रहेगा वो, कहाँ दोनों में तो मतलब सिस्टम बनाने की इच्छा होगी। कुछ समझ नहीं आई बात। फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट, तो जब मल्टीपल सिस्टम्स रहेंगे, क्या रहेंगे, एक ये हो गया, ऐसे दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा, या n सीट्स लगा दिया ऐसे, तो उस केस में तो आउटर मोस्ट 2 ही होते हैं। कितना भी तो कंडक्टर्स रख देंगे तो आउटर मोस्ट सरफेस कितने होंगे, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो होगा तो डिवीजन का नियम होता है। टोटल जो गिवन होगा, जो भी दोनों को सिस्टम को जितना चार्ज देंगे उसका आधा और आधा आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है। डिवीजन का जो टोटल गिवन चार्ज का हाफ एंड हाफ का गोज टू आउटर मोस्ट सरफेस। डिवीजन का 3 नियम बता देंगे। एक नियम समझ में आया आपको, एक बताएंगे, बोलेंगे चार्ज देते हैं इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने आप को ताकि क्या हो, इनसाइड में फील्ड जीरो हो, और इनसाइड में फील्ड जीरो होना चाहिए, और चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिमेन कंजर्व्ड। पहला में क्या हो गया, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिमेन, और दूसरा में क्या बताया, फेसिंग पे इक्वल एंड, और तीसरा क्या नियम बता दिया कि टोटल गिवन का हाफ एंड हाफ गोज टू द आउटर मोस्ट सरफेस, गोज टू आउटर मोस्ट सरफेस। देख लेंगे यहाँ पे 1 by 1। स्टेटमेंट किसी को लिखना तो नोट कर लेगा 3, 1 2 3। चार्ज पहला क्या था,
पहला डिवीजन का नियम क्या बताया, तो कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कांस्टेंट। दूसरा क्या बताया स्टेटमेंट, पहला चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा इक्वल एंड अपोजिट, फेसिंग हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, फेसिंग surface have equal and opposite charge, have equal and opposite charge। और तीसरा क्या था बताया नियम, हाफ ऑफ द टोटल गिवन, हाफ ऑफ टोटल गिवन, टोटल जो प्रोवाइड करेंगे, हाफ ऑफ टोटल गिवन चार्ज गोज टू आउटर मोस्ट सरफेस। ये नियम है, ऐसे बंटवारा करेंगे। अब बंटवारा कर देता है, इनका प्रूविंग भी किया जा सकता है। प्रूविंग देख लें, जितना हो जाएगा देख लेंगे आप, पूरा करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन कर लिया तो एनफ है। सी ऊपर देखेंगे आप, ये क्या दिया, टोटल चार्ज कितना दे दिएगा इसको, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया है। तो आपको पता है कि टोटल चार्ज क्यू जीरो फील्ड करने के लिए यहाँ पे आधा हो जाए, ताकि क्या करेगा, ये राइट वाला माइनस राइट, ये वाला आई कैप में बनाएगा, और ये वाला कितना बनाएगा, तो नेट फील्ड जीरो करने के लिए Q/2 हो जाएगा। यही यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस यही थे, और टोटल गिवन चार्ज कैपिटल क्यू ही है। तो हाँ, टोटल गिवन का हाफ एंड हाफ कहाँ चला गया, आउटर मोस्ट पे चला गया। यहाँ फेसिंग अभी कुछ है ही नहीं, फेसिंग अगले में केस में प्रूव होगा। चार्ज गिवन टू कंडक्टर कंजर्व रहा नहीं रहा, चार्ज गिवन टू कंडक्टर कंजर्व है, इनको मिला के कितना मिल रहा है आपको, क्यू मिल रहा है, तो लागू हो गया यहाँ पे। क्लियर दिख रहा है ये, तो ऐसे डिवीजन कर लिया। बाकी आप देख लेंगे, यहाँ पे दो लोगों का सिस्टम लेता हूँ, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम, अब कितने सरफेस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऊपर देख लेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। एक देखेंगे इधर, वैल्यू वाइज बंद करें अपना, हाँ कहाँ दे दिखा रहे हो, देखें इधर देखें, हाँ हाँ इस चलिए, मैं पूछना ही चाह रहा था, काफ़ी लोग को उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो हाँ ऐसे बता रहे हैं कि मिल्क केक काटोगे तो पूरा एक इतना साथ में कट के निकलेगा, ये अलग उठ जाएगा ये। अरे ये पूरा ही आ गया, जब ये बोल रहे हैं तो आधा एंड आधा, मतलब अपने आप इधर वाला सरफेस के साथ ही असम्बल है ये पूरा। क्या है वो, समझ आई बात नहीं है। जब कट करेंगे तो ये जो निकलेगा तो पूरा ये अलग से कोई कटरिंग नहीं होगा, ये ऐसे दो सरफेस में बटेगा तो अपने साथ ही चला जाएगा वो, उसकी अलग से कोई तो इफेक्ट काउंट नहीं होगा। अपने आप जो है लेफ्ट वाला राइट वाला अपने आप को काउंटेड है ना, कुछ समझ आया आपको, अपने आप ही वो काउंटेड है। अरे कोई भी डिवाइस काटते हैं तो क्या होता है, अपने आप एप्पल को भी काटोगे तो क्या होता है, ऊपर से अलग कटता है क्या, वो हाफ एंड हाफ पार्ट करते तो अपने आप ही दो हो जाता है, उसी में डिवीजन चला जाता हो। चलें तो फिलहाल देख लेंगे, 4 लोगों में देखें, ऊपर एक वैल्यू लेके दिखा देता हूँ। 4 लोगों में क्या लेके दिखा दे रहा हूँ, चार्ज गिवन का एक वैल्यू लेके दिखा दें, देखेंगे रेडियो बहुत आसान है, देख लेंगे ऐसे बेटर रहेगा। यहाँ से देख लें आप, देखिए इस पर कितना कूलम दे दिया, 30 कूलम चार्ज दे दिया, ऊपर देखते रहेंगे। और इस पर कितना दे दिया, तो 10 कूलम दे दिया, ऊपर देखेंगे। 4 लोग हैं 1 2 3 4, 1 मिनट देखे पहले तो पहचान लेंगे 4 लोग 1 2 3 4। फेसिंग कौन है और आउटर मोस्ट कौन है, 1 एंड 4 आउटर मोस्ट कहेंगे, और 2 एंड 3 क्या कहेंगे, फेसिंग। इसको बोलते फेस करते हुए एक दूसरे को देखने वाला, ठीक है ये। अब बोलेंगे कि टोटल गिवन कितना हुआ हमारा, आधा कितना हो गया, तो 20 यहां डाल दें, 20 यहां डाल दें। अब जो है कि हम जानते हैं कि जो चार्ज गिवन होगा तो क्या होगा, कंजर्व भी होगा। तो इसको कितना दिया टोटल 30, यहां 20 आ गया तो यहां कितना जाएगा 10। और तीसरा नियम हम फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट, अपने आप जो प्रिंसिपल फॉलो हो गया, इस पर कंजर्वेशन है या नहीं है, सारा कुछ कंजर्वेशन अपने आप फॉलो कर जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, हर एक सर्फेस पे चार्ज का डिवीजन करना है, तो चार्ज का डिवीजन इतना कर लेंगे, बाकी चीज़ अब इंश्योर हो जाएंगे। बाकी किसी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया कर देंगे, बोले इसका
फेसिंग सरफेस का चार्ज डेंसिटी बताओ, तो इस पर चार्ज बटे एरिया और इस पर चार्ज बटे एरिया कर देंगे। आउटर मोस्ट का चार्ज डेंसिटी बताओ, तो यहाँ बटे एरिया कर देंगे, यहाँ बटे एरिया कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तो हर एक सरफेस का चार्ज डेंसिटी भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? ऐसे चार्ज डेंसिटी निकालना या चार्ज है हर एक सरफेस का आइडेंटिफिकेशन करना। तो जस्ट जनरल केस में तो आप डिवाइड कर लें दो। किसी को दिक्कत है तो बोल देगा, इतना आसान बंटवारा है। 30 + 10 टोटल 40 रुपये थे। 40 का कहाँ मान लेते हो, तुम्हारे पेंट में भी कितने तो पॉकेट हैं? 4, दोनों बाहर है और 2 फेसिंग अंदर भी होता, पैरों के बीच में 2 बाहर हैं। बाहर में तो होता ही ना सबके पास, अरे पॉकेट होता है ना इधर उधर, दोनों तरफ इधर उधर हैं, और 2 पैर इधर भी है अंदर भी है। नया पैंट निकला उसमें ऐसा भी है। तो क्या कर रहा था, तो पहले पता कर लेंगे कितना मिला, मम्मी ने इतना दिया, पापा ने इतना दिया, दोनों को मिला के जोड़ दिया। 10 + 30 कितना हो गया, तो 20 और 20 आउटर वाला पॉकेट में डाल देंगे। लेकिन मम्मी ने कितना दिया, इधर मम्मी का है, इधर मान लिया इधर मम्मी का, तो उन्होंने 10 दिया था, उसमें आगे कितना आउटर पॉकेट में कितना आ गया, बाहर वाले में 20 आ गया। होना कितना चाहिए उसमें दोनों मिला के, तो अंदर वाला पॉकेट में -10 डाल देंगे। ये बोला जा रहा 30 है, 10 है, 40 टोटल है। पहले इतना नियम हो गया कि अब बाहर में 20 और 20 चला गया, और साथ में कंजर्वेशन इंश्योर करने के लिए इस पर कितना हो जाना चाहिए, टोटल मिला के यहाँ 10 होना चाहिए, तो माइनस यहाँ पर हो जाना चाहिए, और माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, तो ऑटोमेटिक से तो रिमेनिंग चीज़ें क्या हो जाएगी, फॉलो कर जाएंगे, सारे प्रिंसिपल फॉलो कर जाएंगे। तो जैसे 2 वैल्यूज लेके डाल देता हूँ, कुछ जल्दी जल्दी बंटवारा कर ले, कुछ वैल्यू दे देता हूँ, बाकी वैसे वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है। कितना दे दिया, तो डैट में 30 एंड -10 दे दिया। बंटवारा कर लें जल्दी लोग। ओवरली कर लेंगे, हर एक बच्चा कर लेगा। तो टोटल 20 दिया, तो यहाँ 20 आ जाएगा। इतना आसान डिवीजन है, सारे नियम को यहाँ फॉलो कर लिया। बंटवारे में किसी को दिक्कत है तो नेक्स्ट बनीजिए। 3 रहेंगे, 4 रहेंगे तो भी 2 के लिए तो ये वाले एग्जाम्पल काफ़ी मिलेंगे हमें, बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। देख लेगा ये जो है, इसको कितना दिया, Q1 दिया गया, और इसको कितना दिया गया, अपने अपने तो आपको सेटिस्फाई कर लेगा। आधा इतना हो गया, आधा इतना डाल देंगे यहाँ पे, और इस पर कंजर्व करने के लिए Q1 लाने के लिए तो यहाँ पे कितना डाल देंगे, Q1 - Q2/2, और 3 नंबर पे कितना बोल देंगे आप लोग, तो इसी का उल्टा कर देंगे। बाकी चीज फॉलो कर जाएगी। यहाँ पे 1 + 2 मिलाकर क्या होना चाहिए, Q1 होना चाहिए। 1 पे पता चल गया था तो 2 पे पता कर लेंगे, 1 पे पता चल गया था तो क्या कर लेंगे आप, तो 2 पे पता कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो जस्ट 1 मोर ट्राई कर लें आप इस पे, +Q और -Q, +Q एंड -Q दिया गया, एक को +Q एक को -Q। तो टोटल गिवन 0 है हमारा, तो 0 का आउटर मोस्ट पे चला गया 0 0, और बाकी कंजर्वेशन के लिए तो इस पे +Q और इस पे कितना कर लेंगे आप। तो ऐसे एक तो चार्ज का डिवीजन कर लेंगे प्लेट्स पे, 2 3 के लिए, 4 के लिए कितने भी प्लेट्स हैं, 20 10 30 40, 3 के लिए कहीं जरूरत पड़ सकती है मैक्सिमम। बाकी जो है यूजुअली 2 के लिए आपको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़्यादा हो गया तो 3 के लिए जरूरत पड़ जाएगी। तो 3 पे भी यही नियम से बंटवारा हो जाएगा। डाल दिया Q एंड ट्वाइस Q एंड थ्राइस Q, सभी प्लेट्स पे तो बंटवारा कर लें। बाकी के जस्ट कुछ कुलम्स ला के tan θ A/G याद होगा लोगों को। tan θ A/G कैसे डिराइव किया था, याद है? फार्मूला तो याद होगा। tan θ A/G कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, लॉज ऑफ मोशन में, या और कौन से चैप्टर में यूज हुआ था? फ्रिक्शन में भी यूज हुआ था, सर्कुलर मोशन में भी यूज हुआ था, इक्विलिब्रियम का केस था, यहाँ भी यूज होने वाला है, क्योंकि फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी पढ़ा। बंटवारा कर लिया होगा, ये होमवर्क के रूप में कर लोगे तुम। हर एक लोगों ने बंटवारा कर लिया होगा कि थ्राइस Q यहाँ चला गया या कुछ और गया,
थ्राइस क्यू यहाँ चला गया, हाँ या नहीं, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, तो माइनस ट्वाइस क्यू, और यहाँ पे कितना, तो ऐसा बंटवारा हो जाएगा। दो चार्जेस जो है तो कितना Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लगता है। तो हेडिंग डालने पेंडुलम का केस, पेंडुलम का एक केस आता जहाँ पे तो 10 मिनट टाइम लगेगा, आप समझें, लेकिन 3-4 तरह के वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं पेंडुलम पे। कितने पेंडुलम लेंगे आप, 2 पेंडुलम लेंगे, एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दें। बाकी ये पता होगा तुम्हें कि ये 2 चार्जेस Q1 Q2 हैं, लाइक चार्जेस हैं तो क्या लगता है उसमें, लाइक चार्जेस रिपल्सन लगता है, और कितना लगता है, तो Q1 Q2 बटे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या फिर 1/4πε0 के टर्म्स में लिखें। और मीडियम में रहेगा तो ये क्या हो जाता हमारा, तो मीडियम में रहेगा तो कितना कर लेंगे, तो एप्सिलॉन कर लेंगे, 1/4π एप्सिलॉन, तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो KR स्क्वायर। मीडियम में फोर्स और एयर में फोर्स का रेशियो, मीडियम में फोर्स एयर में फोर्स जो होता है उसका 1/k टाइम्स कम होता, FM = F0/k। तो ऐसा स्टेटमेंट आपको याद है। ये नियम को Q1 Q2 बटे 4πε0 आर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स का नियम भी बोलते हैं। घबराएगा नहीं कि कूलम्स का नियम लिखवाया ही नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, ये रिपेल करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 तो उनमें जो फोर्स लगता है तो कितना लगता है, Q1 Q2 बटे 4πε0 आर स्क्वायर, ये एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग के, तो अलॉन्ग लगता है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है, एक पे प्लस तो दूसरे पे कितना माइनस। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्शन रिएक्शन लागू होता है, नेट फोर्स वैल्यू 0, Q1 Q2 मिलाकर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसे तुम कूलम्स लॉ जानते हो। 2 पेंडुलम है, पेंडुलम पे चार्जेज है हमारे पास, देख लेंगे यहाँ पे, एक पेंडुलम दूसरा पेंडुलम दोनों को कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है, ये ऐसा ही है, यहीं से दोनों सस्पेंडेड है, और दोनों पे कैसे चार्ज दे रखा आपने, दोनों को प्लस प्लस दे रखा है, अपोजिट देंगे तो चिपका ही रहेगा, जो गेम खेलना चाहते हैं होगा ही नहीं। 2 वो क्या है, तो पेंडुलम्स हैं, दोनों पे चार्ज कैसा है, तो प्लस है, एक पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, बट चार्ज कैसा है नेचर, प्लस है। आपस में क्या लगेगा, तो रिपल्सन कारण ये सवाल पूछा गया कि कितना डिस्टेंस जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कितना रिपेल करने की ताकत होगी, कितना रिपेल करने की उसके अंदर ताकत है, ये पता करना, कितना मैक्सिमम दूरी पे जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट tan θ = a/g, tan θ = a/g का डेरिवेशन याद होगा लोगों को। tan θ = a/g का डेरिवेशन कैसा डेरिवेशन किया गया था, tan θ = a/g का डेरिवेशन याद होगा। एक तरफ सूडो फोर्स लगा था ma0 और दूसरी तरफ mg, हाँ, और तीसरी तरफ क्या लगा था, नॉर्मल लगा था, नॉर्मल का कंपोनेंट लिया था, तो बोलेंगे ऐसे रिपल्सन होगा, रिपल्सन कारण ये ऐसा एंगल पे जाके चला गया। ये दोनों में आपस में क्या लग रहा है, पेंडुलम पेंडुलम में रिपल्सन लग रहा है, दोनों कितने एंगल पे चले गए, ये थीटा एंगल पे चले गए। ये मासेज चार्जेस Q1 Q2 ले लें और मासेज M1 M2 ले लें। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, तो एक बार समझ लें। ये पहला क्या होता था, हमारे पास दोनों पेंडुलम कहाँ पे, हवा में है, दोनों में क्या लग रहा होगा, मान ली दोनों पेंडुलम के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, दोनों में क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा ऐसा, ये फोर्स F लग रहा होगा, वेट नीचे लग रहा है M2G, और इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। वही न्यूटन लॉ वाला डायग्राम बन गया। ये एंगल क्या मान लें, θ2 मान लें, तो टेंशन को कंपोनेंट में ले लोगे, टेंशन का कंपोनेंट कितना कितना ले लोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर ले लें, और ये क्या है, M2G है, तो T sin θ2 = कितना, इधर sin θ2 कंपोनेंट आएगा और उधर कितना आ जाएगा, cos θ2। ये θ2 है तो ये एंगल यहाँ भी θ2 हो जाएगा, ये वाला एंगल, वो एंगल θ2, तो ये एंगल भी कितना θ2, T का कंपोनेंट T cos θ2 और T sin θ2। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिख लोगे, T sin θ2 = F0 और T cos θ2 = M2G tan θ2 = तो एक तो अपने आप में यही सवाल है
कि एंगल जो है तो मास के किस रेशियो में आ रहा है। सिमेट्री से क्या करो, tan θ1 कर लोगे तो कितना लिख लोगे तुम लोग, tan θ1 इजिकल टू F0 बाई M1 जी। F0 दोनों केस में क्या रहेगा, तो कूलम्बिक रिपल्सन दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ से दोनों का रेशियो ले लो, ये दोनों एक्सप्रेशन आगे जनरल एक्सप्रेशन क्या है याद करके चलेंगे, tan θ इजिकल टू F बाई एम जी, tan θ इजिकल टू F बाई एम जी। तो यहाँ से देख लेंगे पहला रिजल्ट यहीं शुरू हो जाता कि अगर ये दोनों पेंडुलम को ध्यान सुनेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है डिराइवेशन में, ये न्यूटन लॉ में क्या था सर, ये न्यूटन लॉ में यही क्या था, सूडो फोर्स था और एम जी था और वहाँ भी नॉर्मल था या टेंशन था। तो कंपोनेंट लेकर यही डेरिवेशन क्या था, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट और एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। और बोला भी था कि वही कौन सा कॉन्सेप्ट और भी जगहों पे यूज किया जाएगा। तो पेंडुलम की लंबाई एल मान लिया, कितना मान लिया, एक पेंडुलम की एल, दूसरे की भी कितनी एल और एल मान लिया, ठीक है, एल एंड एल, और एक एंगल θ1 एक एंगल, ये डिस्टेंस को जब सेपरेशन चलेगा तो ये आर मान लेते हैं। आर की वैल्यू कौन बता देगा, यहाँ एल साइन θ2 और ये एल साइन θ1, एल साइन θ2 प्लस एल साइन, तो मैं आर मान लूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस को, आर सेपरेशन पे है। तो ध्यान से देखें, ये हर एक चीज़ तो एग्जाम्स में पूछा हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताया जा रहा है जो एग्जाम में नहीं पूछा होगा, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा हुआ सब कुछ। जितने पॉइंट्स आपको बोला जा रहा था सब इंश्योर करेंगे तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस निकल जाएंगे फिर। तो पहला आपको एग्जाम्पल दिया कि ग्रेविटी फ्री हॉल में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ग्रेविटी फ्री हॉल में या स्पेसशिप में, ग्रेविटी फ्री हॉल या स्पेसशिप। तो ग्रेविटी फ्री हॉल में डालेंगे तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो θ2 की वैल्यू 90 आ जाएगी, θ2 90 और θ1 भी, तो कितने एंगल पे चले जाएंगे दोनों पेंडुलम, तो 180 पे चले जाएंगे दोनों पेंडुलम, एक इधर चला जाएगा एक उधर चला जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएगा, मैक्सिमम डिविएशन शो करेगा। तो याद हो गया कितना एंगल पे चला जाएगा ग्रेविटी फ्री हॉल में या स्पेसशिप में, 180 पे। अब 180 पे चला गया तो उन दोनों में तो कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, Q1 Q2 में कितना रिपल्सन फोर्स। तो 1 केस नोट कर लेंगे, ग्रेविटी फ्री हॉल G0 वाला हॉल, G0 हॉल ग्रेविटी फ्री हॉल स्पेसशिप, तो क्या बोलेंगे θ1 प्लस θ2, θ1 90 θ2 90, θ1 प्लस θ2 डाटा 180। और मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, तो L प्लस L 2L, L एंड L 2L, तो क्या बताएंगे मैक्सिमम सेपरेशन 2L, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, L एंड L 2L, R की वैल्यू कितनी हो गई 2L। तो दोनों में ये पेंडुलम ऐसा है, यहाँ पे ऐसा ग्रेविटी फ्री हॉल में G0 है, तो दोनों ऐसे रिपेल कर रहे होंगे कूलम्बिक रिपल्सन, तो टेंशन कितना डेवलप होगा रॉड में, याद होगा कल भी यूज किया था इस डायलॉग को, F ही होगा, तो F की वैल्यू कितना लिख लेंगे, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई इंटू 2L स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर तो 4L, तो आगे मेंशन कर लोगे तुम जो आएगा। एक क्या डाल दिया ग्रेविटी फ्री हॉल में, पहला कहाँ पे डाल दिया कंडीशन ग्रेविटी फ्री हॉल, समझ आ गई बात। बाकी जनरल नॉलेज तो ऐसे तुम जान ही चुके हो। दूसरा डालने जा रहा हूँ पानी के अंदर, ग्रेविटी फ्री हॉल में लिख लिया हुआ लोगों ने, Q1 Q2 बटे 16 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू L स्क्वायर, नीचे 4 गुने 4 16 कर लेगो तुम, या कैपिटल K में लिखोगे तो K Q1 Q2 बटे 4L स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे 4L स्क्वायर। तो दूसरा क्या करने जा रहा हूँ, पानी में डालने जा रहा हूँ। बाकी ये देख लो, ये दोनों का रेशियो तुम लिख लो, tan थीटा, एक तो ऐसे पूछे tan थीटा और मास में क्या रिलेशन है, तो मास इनवर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा का मास के साथ रिलेशन आ रहा है। और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, तो दोनों का रेशियो ले लें, tan θ2 tan θ1 का रेशियो, तो M1 बाई मास के इनवर्स रेशियो में। तो ये समटाइम कुछ जगहों पे एंगल का रेशियो पूछे हुए हैं, तो एंगल का रेशियो वहाँ पे होता है जब स्मॉल एंगल है, ये रिपल्सन का छोटा एंगल बनेगा, तो
तो स्मॉल एंगल के लिए क्या लिख देते हैं, टेन थीटा 1 की वैल्यू। स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो स्मॉल एंगल के लिए नीचे वाला नोट कर लोगे ऐसा। स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 1 का रेशियो m1/m2 आ जाएगा। स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा 2/थीटा 1 इक्वल टू m1/m2, थीटा 2/थीटा 1 इक्वल टू m1/m2। कुछ फाइनाइट एंगल दे रहेंगे तो मास के रेशियो निकालना, या फिर स्मॉल एंगल्स के लिए तो मास का रेशियो एक होता है कंडीशंस। बाकी मीडियम में डालते इस इंटायर एक्सपेरिमेंट को कहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग, मीडियम में। देखोगे अब तो मीडियम में अलग से मीडियम क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। इंटायर एक्सपेरिमेंट को कहाँ पे डालने जा रहे हैं, तो मीडियम में डालने जा रहे हैं, देख लेंगे। तो अब मीडियम में फोर्स लगेगा, ये कहाँ पे, तो मीडियम में है। बहुत फेमस है वैसे ना, ये कंडीशन बहुत फेमस है। दो पेंडुलम के में रिपल्सन लगता है, ये कंडीशन बहुत ही फेमस है। एक फंडा उठा दिया स्पेसशिप में ग्रेविटी फ्री हॉल में, दूसरा फंडा उठा दिया मीडियम में डाल देगा, मीडियम में डाल देगा तो अभी फोर्स इन मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये, तो अब जो है तो कोई जनरल एंगल माने कि हम लोग टेन थीटा लेके चलें। मान यहाँ पे क्या दिख रहा है एक साथ साथ, ये वाला केस में क्या दिखा आपको कि अगर मासे आइडेंटिकल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो वही केस पढ़ते, चार्ज अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मासे क्या हमारा सेम है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा सेम है। चार्ज से कोई दिक्कत नहीं, मास अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल सेम हो जाएगा। तो मास हम लोग आइडेंटिकल लेके चल रहे हैं, ये किसी मीडियम में डाल दिया गया। इंटायर पेंडुलम सिस्टम इज इन मीडियम, इन मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है। इंटायर पेंडुलम सिस्टम कहाँ डाल दिया गया, मीडियम में। किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये के जो है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मीडियम का क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और मासेज क्या है दोनों के, m1 m2 m है। चार्जेज अलग अलग है, चार्जेज q1 q2 ही हैं, बट मासेज क्या हमारे। तो टेन थीटा किसी एंगल कितना लिखोगे, ये फोर्स इन मीडियम बाई एम जी, मीडियम में फोर्स बाई एम जी से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। यार मीडियम में फोर्स बाई एम जी जो है तो ये एम जी जो है m इंटू जी इफेक्टिव आएगा, क्योंकि जब मीडियम पानी में जाते हैं, किसी मीडियम में जाएंगे लिक्विड में, तो जी वेरी करेगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा, वहाँ बायनेंसी फोर्स भी आ जाता है। एफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, तो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये वाला भी क्या जाएगा, तो पानी में जाएंगे तो मास तो उतना ही रहेगा, बट जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाता। तो एफ बाई एम जी की जगह पे एफ बाई, तो दो फार्मूले आ गए। एक तो कहाँ पे, तो एयर में जो एंगल बनता है, पेंडुलम का सिस्टम अगर एयर में है तो एयर में एंगल कितना ले लें, टेन थीटा नॉट ले लें, तो एफ नॉट बाई कितना था, एम जी था। जबकि मीडियम में डालेंगे तो एफ मीडियम बाई एम इंटू जी इफेक्टिव, टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट, तो कितना यूज कर लेंगे अब आप, टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट। कौन बताएगा, कैसे आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो ये दोनों एक बार हवा में जो एंगल है, दोनों पेंडुलम जो है तो मासेज इक्वल है, तो इक्वल एंगल बनाएगा। तो एक बार एंगल कहाँ पे मेजर कर लिया, एयर में, और एक बार कहाँ पे एंगल मेजर कर लिया, मीडियम में। तो टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट की वैल्यू इतना आ गया। अब एफ एम बाई एफ नॉट का रेशियो कितना होता है, एफ एम बाई एफ नॉट का रेशियो निकाल लेंगे। एफ एम इजिकल टू एफ नॉट बाई क्या होता है, एफ एम इजिकल टू, तो इसकी वैल्यू कितना लिख दूं यहाँ पे, के लिख दूं या 1/k, के या 1/, लेंगे आराम से, टाइम ले अपना। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई के। फोर्स इन मीडियम जो है फोर्स इन एयर बाई के करेगा तो 1/k यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/k नीचे आ जाएगा, ठीक।
और बाकी जी इफेक्टिव के बारे में देख लेंगे यहाँ पे अलग से। जी इफेक्टिव जब कहाँ पे किसी लिक्विड में डाल देंगे, 1/k यहाँ की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जी एंड जी इफेक्टिव देखेंगे, इधर कोई बॉल है, एक बार हवा में रखेंगे, हवा में रखेंगे तो क्या होगा, तो वेट mg लग रहा होगा। वेट कितना लग रहा होगा इस पर, तो जी इफेक्टिव है तो डेट विल mg है यहाँ पे। जबकि इसी को कहाँ पे ले जाएंगे, किसी मीडियम में ले जाएंगे तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ mg लग रहा है, जबकि यहाँ पे mg नीचे और ऊपर। m को क्या लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी m हो गया। ये डेंसिटी क्या है, तो इसका डेंसिटी है m इंटू वी इंटू डी इंटू जी, और बायनेंसी फोर्स कितना था, v इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, वी डी जी माइनस वी रो जी। नेट फोर्स हो गया ये, ठीक है। इसके मास से डिवाइड कर देंगे, मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पेंडुलम का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा। फोर्स बाई मास इक्वल टू ए होता था, जी इफेक्टिव वही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रो जो है लिक्विड की डेंसिटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी और डी सॉलिड पेंडुलम की डेंसिटी। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वी डी जी माइनस वी रो जी, और नेट फोर्स बाई मास से डिवाइड कर देंगे, जी इफेक्टिव निकल जाएगा। जी इफेक्टिव ऑलरेडी याद होता है आपको, पता रखते हैं लोग कि ऐसा होता, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करते हैं, बाकी रिमेनिंग कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस रो बाई डी, भी बाहर ले लोगे, 1 माइनस जी कॉमन ले लिया, भी कट जाएगा ऊपर नीचे, जी कॉमन ले लिया, डी माइनस रो बाई डी, या 1 माइनस रो बाई डी। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी टाइम्स 1 माइनस रो बाई डी। जी इफेक्टिव जी टाइम्स 1 माइनस रो बाई डी। जी इफेक्टिव जी टाइम्स 1 माइनस रो बाई डी। किसी को दिक्कत है बता देगा, तो आगे मूव कर लेंगे। जी इफेक्टिव की जगह पर यहाँ पर डाल दें, अब यहाँ डाल देता हूँ, ऊपर देगा। जी इफेक्टिव की जगह पर कितना डाल दें, जी 1 माइनस, तो यहाँ से ये निकालना होता हमें, टेन थीटा नॉट का रेशियो। टेन थीटा कहाँ पे एंगल है, मीडियम में एंगल है, थीटा नॉट किस में है, तो ये रेशियो एंगल का आ गया। बाकी फार्मूला की तरह यूज कर लोगे, जो सवाल आया कभी एग्जाम में तो क्या आया देख लेंगे आप। ये ऊपर चलेगा डी, और नीचे कितना हो गया, डी माइनस रो, और नीचे ही कितना हमारा के है, दोनों एंगल का रेशियो है मीडियम और एयर में। ये दोनों एंगल दिए हो सकते हैं कि इतनी इतनी एंगल्स है, तो आप आंसर निकालोगे। कितने अननोन हो गए बेसिकली, एक डी हो गया, एक रो हो गया, एक के हो गया, और थीटा एंड थीटा नॉट। थीटा एंड 5 लोग हैं, कुछ 4 गिवन होंगे, ठीक है। ये बोल दिया हवा में इतना एंगल बना रहा है, ये मीडियम में इतना एंगल बना रहा है, तो एंगल्स वगैरह रख करके तो आंसर निकालोगे। ये जो स्पेशल केस है कि देख लोगे, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा है कि जो एंगल बन रहा है एयर में और मीडियम में, दोनों सेम एंगल है, दोनों एंगल क्या है, सेम है, एंगल सेम है। और डी की वैल्यू दिया हुआ है 1.6, और रो की वैल्यू दिया हुआ 0.8, के की वैल्यू निकालना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सवाल कभी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया, वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। सवाल स्पेशल केस लिखा दिया गया, हर एक किताबों में दिया हुआ, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना टाइप का दुनिया में एग्जाम होता है, हर एक टाइप के एग्जाम में पूछा गया है। ये एंगल सेम का स्पेशल केस लिखा दिया, एंगल के टर्म्स में फार्मूला एक्सप्रेशन लिखा दिया, आपको याद रखने की जरूरत है उसे। तो अगर एंगल बराबर है तो क्या कर लेंगे आप, हट गया ये, तो डी की वैल्यू रख दोगे तो ये कितना हो गया, लेफ्ट साइड में 1 हो गया, 1.6, और नीचे कितना 1.6 माइनस तो 0.8, और नीचे ही के आ गया। कट वट लगा देंगे के की वैल्यू, तो 2 निकाल लोगे, टिक आउट कर लोगे अपना। समझ आ गया होगा लोगों को। तो 2 पेंडुलम कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया।
दो पेंडुलम कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? यस, किसके? के का तो आपको पता है ना, किस क्या यूनिट होगी? के का यूनिट नहीं होगा ना, के का यूनिट के किसके बराबर है? मीडियम में फोर्स और एयर में फोर्स का रेशियो ही तो है, तो यूनिट होगा क्या उसका? यूनिट तो होगा ही नहीं, परमिटिविटी का रेशियो है या फिर फोर्स का रेशियो है? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? तो मीडियम में डाल के आपने देख लिया, तो वन मोर केस देख लें, दोनों पेंडुलम देख लेंगे। अब सेपरेशन कितने पे था हमारा? अब दोनों का सेपरेशन आर मान लेता हूँ। बातचीत नहीं है। देखें, बता रहा हूँ कि 4-5 फंडे एक साथ इसमें घुसे हुए हैं, सभी पूछे गए हैं। आप जैसे नहीं सुनोगे तो आप फिर से फंस जाओगे। तो ये क्या फंडा इसमें यूज करना है कि अब Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, सेपरेशन कितने पे हैं? आर पे हैं। कितने सेपरेशन पे हैं? आर सेपरेशन पे। आर की वैल्यू निकाल लोगे कितना? L साइन थीटा 2 प्लस L साइन, उसके टर्म्स में भी जरूरत पड़ सकती है आर की वैल्यू। अभी फिलहाल मैं कितना मान के चल रहा हूँ? इनके बीच का सेपरेशन कितना? आर है। कितना है? और एंगल कितना मान लिया? दोनों मास बराबर हैं। tan थीटा कितना लिख देंगे? F/mg। दोनों ये मास बराबर है तो mm है। इतना समझ में आया नहीं है? tan थीटा इक्वल टू F/mg। tan थीटा की वैल्यू ज्योमेट्री से देख लोगे यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू दोनों एंगल बराबर हैं, देखोगे यहाँ से। ये इसको क्या मानना है? इसको माना है L। आई पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना माना है? तो ये R/2 हो गया, और ये एंगल थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कौन बताएगा? परपेंडिकुलर बाई ये डिस्टेंस को R/2 और इसको बाई मान लेता हूँ। इसको बीच वाले को क्या मान लिया? कोई नाम दे दे, बाई पता ही है हमें, बाई गिवन है मान ले। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस R बटे, और F की वैल्यू Q1 Q2 बाई जो दिक्कत है बताएगा लोग। एक एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने। यहाँ से दो तरह का कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो कौन बढ़ेगा घटेगा? तो आर चेंज होगा, आर चेंज होगा। अगर चार्जेज क्यू क्यू मान लें, ये Q1 Q2 तो ऐसा होगा। अगर क्यू 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 मान लें, दोनों चार्ज Q1 Q2 को क्यू मान लें, तो कितना आ गया? तो आर क्यू आ गया इधर, आर क्यू, और इधर कितना हो जाएगा? क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीज कांस्टेंट मान लें तो आर क्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। एक केस ये समझ में आ गया होगा। वो एक्सप्रेशन जो बॉक्स में लिख दिया उसको और भी तरीके से यूज करूंगा। आर बटे 2 वाई इक्वल टू Q1 Q2 बटे 4/50 आर स्क्वायर mg। ये एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं पूछे जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज पूछे जाते हैं। आप जितना इंश्योर करेंगे आपको समझ में आ गया तो उतना याद रखने में आसानी होगी। बेसिक कंडीशन क्या है? tan थीटा इक्वल टू F/mg, tan थीटा इक्वल टू F/, बाकी दिया हुआ क्या, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बाई है, और टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर है, तो एक लेंथ R/2 हो गया। तो आर क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया। एक का होता तो डिफ्रेंशिएट करने का प्रोसेस होता, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा? 3R² इंटू dr/dt इज प्रोपोर्शनल ट्वाइस Q dq/। यहाँ तक ठीक है। फिर से यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल के रख दोगे? यहाँ से Q की वैल्यू R का पावर 3/2, R का पावर 3/2। ऊपर में Q दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये अपने आप में सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो Q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू RQ। अपने आप में ये सवाल है। dq/dt को क्या लिखते हैं हम लोग? I। dq/dt को क्या लिखते हैं? I। ये ट्वाइस Q के जगह पे कितना रख दूं? Q की जगह पर R का पावर 3/2, R का पावर ये कितना R² है। dr/dt को क्या लिख दूं? V।
डी आर बाई डी टी क्या लिख दें? तो वी एंड आर में क्या रिलेशन हो गया? वी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -1/2। सवाल पूछा जाता है दोनों पेंडुलम एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन चेंज कर रहा है। वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज वेरिएबल है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें, पेंडुलम के अंदर चार्ज का वेरिएशन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो उनके बीच का सेपरेशन और जो स्पीड है उन दोनों में क्या रिलेशन होगा? उन दोनों के बीच का सेपरेशन एंड स्पीड में क्या रिलेशन होगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आप इंश्योर करेंगे कि आप जहाँ पे मिले तो आप कर लेते हो। किसको दिक्कत चल रही है? समझ आया कुछ या पूछा पता नहीं चला कि टॉपिक क्या था, क्या निकल गए? दो पेंडुलम का टॉपिक है, दोनों पेंडुलम क्या आ रहे हैं? रिपल्सन पे जा रहे हैं और में चार्ज जो है लीक हो रहा है। चार्ज जो पेंडुलम से क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। चार्ज निकलेगा तो क्या होगा? अरे चार्ज चेंज होगा ना। चार्ज चेंज होने को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो बोला करंट कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है? करंट। चार्ज लीक करेगा तो करंट बन जाएगा। करंट बन रहा है तो करंट कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी एंड रेडियस में क्या रिलेशन होगा? वहाँ पे वेलोसिटी एंड सेपरेशन में, वी एंड आर में। तो वी एंड आर में ये रिलेशन है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन मेंशन रहते हैं, टिक आउट कर लोगे तुम। समझ आई बात? अभी तक नहीं आई? ये जो है बेटा यहाँ 3/2 है ना, यहाँ से कटेगा तो उधर कितना हो गया? 1/2 बच जाएगा। 1/2 इधर लेके चलेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 नीचे आएगा, आर का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो आर का पावर -1/2 हो जाएगा। बातचीत समझ में आ गई? आई डिफ्रेंशिएट कर दिया था ना, ये आई, इसको dq/dt को आई लिख दिया। ये सवाल में लिखा रहता है बेटा कि दो पेंडुलम से रिपल्सन कारण दूर जा रहे हैं और उस पेंडुलम पे जो चार्ज क्या हो रहा है? लीक हो रहा। चार्ज लीक हो रहा है जिसके कारण करंट वहाँ पे बन गया और वो करंट क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, करंट क्वेश्चन में मेंशन रहता है करंट क्या है? कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी में पूछ रहे थे कि आर एंड वी में क्या रिलेशन होगा। समझ आई बात? तो वन मोर इज, ये बॉक्स वाला फिर से उठा लें। पेंडुलम है बेटा, पेंडुलम है तो उससे में चार्ज का वेरिएशन हो रहा था। कहीं भी चार्ज का वेरिएशन से क्या डेवलप होता है? हाँ बेटा, क्लोज होना चाहिए। कोई डिवाइस लगा के क्लोज करा, कोई डिवाइस से क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है। समझ आई बात? नहीं आई? कोई किसी सिस्टम से, कोई फिजिकल सिचुएशन है, वो पूरा लिखा नहीं है बट बोला कांस्टेंट मान लिए तो कांस्टेंट मानिए। चार्ज का वेरिएशन हो रहा तो करंट क्रिएट हो जाएगा वहाँ। R/2 इतना लिख लिया। अब देखेंगे बाई क्या था हमारे पास। अब देखेंगे अब क्या होगा, तो आर एंड बाई में रिलेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बाई, या आर इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड बाई में क्या होगा? 1/3 का रिलेशन हो गया। आर इज प्रोपोर्शनल टू बाई का पावर 1/3। ये बोला जा रहा है कि पहले क्या बोला कि ये दोनों लोग ऐसे थे और ये डिस्टेंस कितना था? बाई था। ये डिस्टेंस कितना था और ये कितना आर है? किसी इंस्टेंट पे तो ये आर है और बाई है। अब यहाँ पे तो क्या कर दिया, इसको यहाँ से तो बांध दिया। ये पेंडुलम की ये यहाँ पे इतनी लंबाई नहीं है, ये इतनी लंबाई है, ऐसा हो गया। ये पहले यहाँ पेंडुलम थे, आर पे थे और आप किस पे चले गए? शुरू में आर पे थे, अब कितने पे चले गए? R' पे चले गए। और ये कितनी हाइट है हमारी? ये बाई/2 है। कुछ भी बाई' ले सकते हैं या बाई/2 स्पेशल केस, या बाई' ले लिया। अब ये हाइट कितनी बची है? नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? ये बाई' है। बाई' R' बाई एंड आर में क्या रिलेशन हो जाएगा? समझ नहीं आई बात कुछ? तो क्या लिख लोगे? R' बाई आर इज इक्वल टू बाई' बटे
1/3। एक बार ऊपर से तो टांगा हुआ था और सस्पेंशन एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस y दिया हुआ, और दूसरी बार भी यहाँ से कहीं टाइप कर दिया गया, वो यहाँ से पेंडुलम 2 लटका दिया गया। अब कितना आया y डैश है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या r डैश है, तो दोनों में रिलेशन ऐसा बना लोगे तुम। और स्पेशल केस y डैश की वैल्यू y/2 दिया हुआ। जिनको पूरा क्वेश्चन चाहिए था नीट 2013 में पूछा हुआ ये सवाल y डैश वाला, जाके देख लोगे तुम, तो r डैश बटे r की वैल्यू मेंशन कर लोगे। y डैश की जगह पे कितना रखते हैं। स्पेशल केस में कौन सा केस के लिए इसे सोल्व किया गया, y डैश की वैल्यू y/2 के लिए। बाकी जनरल केस के लिए लिखा दिया गया, जनरल केस के लिए लिखा दिया गया tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा इक्वल टू f/mg, tan थीटा इक्वल टू, बाकी ये समझ में आ गया, tan थीटा इक्वल टू f/mg, tan थीटा इक्वल टू f/mg। हाँ, शुरू में ऊपर से y था, ये r था यहाँ से यहाँ, और ये लेंथ y था, बाद में यहाँ से तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये हो गया, ये कितना y डैश है और ये कितना r डैश है, वो रिलेशन r इज इक्वल टू y का पावर 1/3। तो वन मोर तो क्या दिया, कंडक्टिंग सीट के में ऐसा याद होगा, ये भी हमने न्यूटन लॉ में क्वेश्चन करा था। अब यहाँ पे बस इतना ही, वहाँ पे ये रॉड वॉल होता था, अब यहाँ पे क्या है, ये तो सीट है, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा का सीट है, और कोई पेंडुलम को लटका दोगे तो क्या होगा, ये पेंडुलम और सीट में तो फिर से रिपल्सन होगा। याद होगा या कि फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड जो है और फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लगता है। उजला वाला क्या सीट है, तो उसने फील्ड बना रखा, जैसे पेंडुलम लगाओगे यहाँ पे तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो किसी एंगल पे जाके तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ये कितना फील्ड बना रखा होगा, σ/2ε0 फील्ड है, और चार्ज अगर पेंडुलम पे क्यू है तो कितना फोर्स लग गया, समझ नहीं आया कुछ। F इक्वल टू क्यू ई, अभी बताया कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाला सीट कितना फील्ड बनाता है, σ/2ε0। फोर्स कितना होता है, तो Q को E से गुना कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, तो F हो गया। और नीचे कितना लग रहा है, mg, tan थीटा की वैल्यू डाल दें, f/mg, tan थीटा इक्वल टू f/mg, f/mg। ये अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये सवाल पूछे सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या यूज कर लेंगे आप, चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। या पहले न्यूटन में क्या पढ़ा था, ये न्यूटन में आपने क्वेश्चन करा था कि या तो इस पेंडुलम को कैसे खींचते थे, पेंडुलम को किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा था, तो वहाँ भी tan थीटा की वैल्यू तो A/g या f/mg लिखा था, या गाड़ी में लगा हुआ था तो सूडो फोर्स लग रहा था वहाँ पे, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे तो फोर्स किसके थ्रू बना लिया, फील्ड के थ्रू, किसके थ्रू बना लिया, ओके।